बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग हमारे साथ बेसिन 6 सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट है और इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री। हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट लेंगे मेंटल हेल्थ से कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री को जानने से पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ जैसे कि हम हेल्थ की डिफिनीशन कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से डब्ल्यूएचओ ने डिफिनीशन किया है कि मेंटल हेल्थ हमारे साथ साइकोलॉजिकली, सोशली एंड इमोशनली वेल बींग को कहते हैं। ठीक है, अगर एक पर्सन साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड सोशली वेल बींग है, उसमें वेलनेस है, ठीक है, तो उस दौरान हम कह सकते हैं कि ये पर्सन हमारे साथ मेंटली स्टेबल है, ठीक है, या मेंटली हेल्थी है। तो अब अगर सोशली, इमोशनली और जो साइकोलॉजिकली है उसको हम देख लें, तो इसमें सोशली का क्या मतलब है, साइकोलॉजिकली का क्या मतलब है और इमोशनली का क्या मतलब है। तो सोशली का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा सोसाइटी में अपने रिलेशनशिप से, अपने फैमिली वालों से, अपने सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उसके रिलेशनशिप से सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ एविडेंस शो कर देती है कि बंदा जो है ना वो सोशली वेल बींग है। ठीक है, अगर हम बात करें साइकोलॉजिकली की, तो साइकोलॉजिकली का मतलब ये है कि एक बंदा किसी भी ट्रॉमा के साथ, किसी भी ट्रेजेडी के साथ किस तरह से कॉप कर देती है। ठीक है, उसका जो बिहेवियर कॉपिंग होता है, जो इफेक्टिव बिहेवियर कॉपिंग होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइकोलॉजिकली कह सकते हैं। और इमोशनली हमारे साथ वो होती है एक बंदा जो इमोशनली स्टेबल हो। ठीक है, यानी अपने फैमिली के साथ उसका जो इमोशन होता है, उसका जो लवेबल पर्सन होता है उसके साथ जो इमोशन होता है, ठीक है, अगर वो अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जितनी भी प्यार करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उसके साथ अगर वो इमोशनली स्टेबल है, तो इसका मतलब ये है कि वो इमोशनली स्टेबल है। और सोसाइटी में सॉरी, जो मेंटल हेल्थ है उसका एक पार्ट ये भी है कि अगर पर्सन इमोशनली स्टेबल हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मेंटल हेल्थ कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सोशली, साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली वेलबींग का समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो ये जो साइकेट्री हिस्ट्री है ये हमारे साथ बहुत सारे एरा पे मुश्तमिल है। एक एक एरा को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओल्ड एरा को। जो ओल्ड एरा है वो हमारे साथ, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम स्टोन एजेस भी कह सकते हैं। जनरली इसकी बात करते हैं, फिर स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम जनरली बात करेंगे ओल्ड एरा की, तो ओल्ड एरा को स्टोन एजेस इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये लोग, ये उन दौर के लोग हैं जो कि स्टोनों में रहते थे। ठीक है, यानी पत्थरों से घरें बनाते थे और उस घर में फिर रहना शुरू कर देते थे। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, स्टोन एजेस कहते हैं, यानी बहुत पहले ज़माने की बात है। ठीक है, ये लोग ये समझते थे कि जितनी भी मेंटल डिसऑर्डर आती है तो ये उस बंदे की पोजीशंस की वजह से आती हैं। किस तरह से, यानी यहाँ पे इन लोगों ने दो एग्जांपल दिए हैं कि एक होती है डेमन्स और एक होती है डिवाइन्स। डेमन वो होते हैं जिसके बैड करेक्टर हो। ठीक है, ये डेमन्स जो है ना ये शैतान के लब से लिया गया है, यानी ये जो छोटे छोटे शैतानी लोग करते हैं, ये छोटे छोटे शैतान होते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेमन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड इसको शैतान से लिया है और इसको दिया है, यानी कि जिसकी बैड करेक्टर हो तो उसको हम डेमन्स कहते हैं, जिसको हम बदरूह भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो डिवाइंस है, डिवाइंस जो गुड करेक्टर वाले होते हैं तो उसको हम डिवाइंस कहते हैं और इसको हम खूब रूह भी कहते हैं। तो इन लोगों ने ये दो लफ्ज़ इस वजह से दिए हैं कि वो लोग जो कि पागल हो जाते हैं, ठीक है, और लोगों को मारते हैं, खुद भी मार खाते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो ये उसकी डेमन्स की वजह से, यानी उसकी बदरूह की वजह से या उसकी गुनाह की वजह से, यानी ये उसकी जो ये जो पागल होना है, ये जो बुरा भला कहना है, ये जो मार खाना है, ये जो दूसरों को मार खिलाना है, ठीक है, तो ये क्यों ये करता है, ये बंदा ये पागल क्यों हो गया है, क्योंकि इसने कोई ऐसी गुनाह की है जिसकी वजह से इसको अब सज़ा मिल रही है। ठीक है, यानी ये एक सज़ा के तौर पर इसको पागल किया गया है और ये हमारे साथ अब क्या है, डेमन है, और इसको बहुत बुरे तरीके से ये लोग ट्रीट कर देते थे, जैसे कि इनको ज़्यादातर जलाते थे, जिंदा जला देते थे। ठीक है, या पत्थरों से मार मार के इसको फिर क्या कर देते थे, जला देते थे। ठीक है,
तो ये डेमन्स हो गए। अब डिवाइंस की तरफ आते हैं, तो डिवाइंस जो गुड करेक्टर वाले होते हैं, इसमें ऐसा होता था कि वो लोग जो कि डिप्रेशन की उस मेजर डिसऑर्डर की तरफ चले जाते थे, जो कि लॉन्लीनेस को पसंद कर देते थे, जो कि खामोशी को पसंद करते थे, बिल्कुल आइसोलेट हो जाते थे। ठीक है, जितनी भी डिवाइंस है उसकी साइन ये होती थी कि ये आइसोलेट हो गया है, खामोश हो गया है, लॉन्लीनेस हो गया है। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था कि ये डिप्रेशन में चला गया है। ये लोग समझते थे कि ये वो बंदा है जो कि अल्लाह से बहुत नज़दीक हो गया है। ठीक है, और ये क्या हो गया है, ये अब इलाही की तरफ हो गया है, उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए हैं, और ये लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता बल्कि अल्लाह से बातें करता है। ठीक है, इन लोगों का ये कंसेप्ट था। तो इस वजह से इसको रूह भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, गुड करेक्टर वाला, या डिवाइंस कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को इन दोनों लफ्ज़ों का समझ आ गया है, जो कि आगे स्लाइड्स में आ रहा है, तो फिर मैं आप लोगों को इतना डिस्कस नहीं करूँगी। ठीक है, डिटेल के साथ नहीं जाऊँगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ये समझना है कि इसका जो ये जो ओल्ड एरा थे ना, ओल्ड एरा की जो मेंटल हेल्थ थी, इसकी ओरिजिन क्या थी, सुपर नेचुरल थी। ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि इसकी जो मेंटल हेल्थ की जो ओरिजिन थी वो सुपर नेचुरल थी, यानी दम हो गया, जादू हो गया, कि इसके ज़रिए से इन लोगों को ट्रीटमेंट करवा देती थी। ठीक है, यानी जो डेमन्स थे तो उन लोगों की ट्रीटमेंट ज़्यादातर दम जादू वगैरह से करते थे। अगर फिर वो ठीक नहीं होता था और ज़्यादा पागल हो जाता था, तो उसको फिर क्या कर देते थे, मार मार के उसको जला देते थे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से क्वेश्चन किया है कि व्हाई शुड आई केयर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, हम क्यों केयर करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की। ठीक है, इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद आप लोगों ने इसका आंसर देना है कि क्यों हम केयर करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की। फिर हमारे साथ लिखा गया है ईटिंग डिसऑर्डर। अच्छा, फिर हमारे साथ डिसऑर्डर आया है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये हमने साइकोलॉजी में भी पढ़ा था। ये हमारे साथ एक ईटिंग डिसऑर्डर है। एनोरेक्सिया मतलब भूख न लगना, एंड नर्वोसा जो दिमागी यानी नर्वस सिस्टम से लिया गया है। ठीक है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, ये ईटिंग से रिफ्यूज़ कर देती है, यानी ईटिंग को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देती है कि मैंने नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, लिखा गया है कि रिफ्यूज़न टू मेंटेन बॉडी वेट, इस वजह से नहीं खाना है ताकि उसका जो बॉडी वेट है वो बिल्कुल मेंटेन रह जाए। ठीक है, यानी उसका बॉडी वेट कहीं ऐसा ना हो कि वो ख़राब हो जाए, या ज़्यादा हो जाए, या बढ़ जाए, या उसका बॉडी वेट जो है ना वो गेन करे। ठीक है, एटलीस्ट 85% आइडियल बॉडी वेट, इसका जो 85% वो चाहती है कि मेरा जो बॉडी वेट है वो 85% आइडियल बॉडी वेट हो। ठीक है, उसको हमेशा ये फियर होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बॉडी को वेट को गेन करूँ। बीइंग ओवरवेट, ओवरवेट या जो बीइंग ओवरवेट की ऐसा ना हो कि मेरा जो वेट है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, बिलीव दैट शी और ही इज़ ओवरवेट डिस्पाइट एमेसिएशन, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा ओवरवेट हो जाऊँ। ठीक है, और इस वजह से वो क्या कर देती, इसके बावजूद वो बहुत बहुत कमज़ोर होती है। एमेसिएशन मतलब बहुत कमज़ोर होती है, कमज़ोरी के बावजूद भी वो ये कंसेप्ट रखती है, ये बिलीव रखती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ओवरवेट हो जाऊँ। ठीक है, शेप एंड वेट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल्फ स्टीम, इसके सेल्फ स्टीम को, इसकी जो शेप है, बॉडी शेप है, और जो वेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इस वजह से इसको ये ईटिंग डिसऑर्डर आ जाती है। एग्जाम्पल में क्या है दिया है कि रोल ऑफ मीडिया, जो मीडिया होती है उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से इसमें ये जो कंसेप्ट है आ जाती है। वेस्टर्न आइडियल ऑफ थिननेस, वेस्टर्न आइडियल ऑफ थिननेस में क्या होता है, वेस्टर्न आइडियल ऑफ थिननेस का मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि मैं बिल्कुल वेस्टर्न की तरह, जो वेस्टर्न लड़कियाँ जो होती है पतली पतली सी, लंबी लंबी से, ठीक है, तो बिल्कुल मैं उसकी तरह रह जाऊँ, इसकी आइडियल वेट वही होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये खाने से रिफ्यूज़ कर देती है, इसको ये डिसऑर्डर हो जाती है। अच्छा, लिखा गया है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ना, ये हमारे साथ एक कल्चर फिनोमेना है। सो येस, ये कल्चर फिनोमेना है। क्यों, क्योंकि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक सिंड्रोम बन गई थी, वेस्टर्न कल्चर बाउंड सिंड्रोम। ठीक है, और इस वजह से इसमें क्या था कि उस दौरान जो सर्वे हुई थी, ठीक है, तो रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि ज़्यादातर जो वमेन है वो यही सोचती है और हमेशा यही इस चीज़ में लगी हुई है कि वो किस तरह से अपने जो वेट है उसको कम करे। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या समझा गया है, वेस्टर्न कल्चर फिनोमेना भी इसको हम कह सकते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर इसकी हिस्ट्री की हम बात करें तो ईटिंग डिसऑर्डर में जो हिस्ट्री है तो यहाँ पे बताया गया है कि अप टू 12th सेंचुरी ये कंसेप्ट था लोगों का, ये कंसेप्ट था 12th सेंचुरी में, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये जो एनोरेक्सिया नरोसिस की जितनी भी केसेस आते हैं ये हमारे साथ क्यों आते हैं, क्यों क्योंकि ये पेशेंट जो है ना इस पे क्या हो जाते हैं, इस पे जिन बैठते हैं, ठीक है। और उस जिन जादू की वजह से, इस जिन की वजह से, उस शहर की वजह से क्या हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती, लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, उसको भूख नहीं लगता। तो उसको फिर किस तरह से ट्रीट किया जाता है, एग्जॉर्सिज्म से। एग्जॉर्सिज्म का मतलब ये है कि मतलब दम दरूद की वजह से उसको क्या कर देता था, फिर उसको ट्रीट करने की कोशिश करता था, ठीक है, कि इस पर ये दम दरूद वगैरह कर ले तो इसकी वजह से इसके जितने भी जिन है वो उतर जाएंगे और उस वजह से ये ठीक हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर ऐसा हो गया कि 13 से 16 सेंचुरी तक इन लोगों का कंसेप्ट आ गया कि होली एनोरेक्सिया होती है। होली एनोरेक्सिया मतलब जो ईटिंग डिसऑर्डर है जिसको हम एनोरेक्सिया नरोसिस कहते हैं, इस लोगों ने इनको नेम दिया होली एनोरेक्सिया। होली एनोरेक्सिया मतलब कि ये एक मौजिज़ा है, मेरिकल है, ठीक है। और उस मेरिकल की वजह से इस इंसान को भूख नहीं लगता। लेकिन एक्चुअली क्या होता था कि वो डिप्रेशन में चला गया है, उसको डिसऑर्डर है, मेंटली डिसऑर्डर है, ठीक है। लेकिन ये लोग समझते हैं कि नहीं, ये अल्लाह के बहुत करीब हो गया है, ये डिवाइंस बन गया है, इस वजह से ये इसको क्या हो गया है, इसको भूख नहीं लगता, ये किसी से बात ही नहीं करता। और ये इसमें कौन कौन इंक्लूड थे, इसमें जो सेंट किथेरियन ऑफ साइना है, सेंट वेरोनिका है और जो मैरी क्वीन है, ठीक है, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट, ये तीनों इसमें शामिल थे इस रिफ्लेक्शन में, ठीक है। यानी जो डिवाइन इंटरवेंशन था उसमें ये भी शामिल थे। फिर हमारे साथ 17 टू 18 सेंचुरीज आते हैं, उसमें भी यही बात बताई गई है कि जो होती है वो लड़कियां जो कि मेड्स होते हैं, ठीक है। और ये भी एक मेरिकल मेड है क्योंकि वो लड़कियां जो कि एज 14 से लेकर 20 तक होती है और वो अपने आप को स्टार्वेशन की तरफ, यानी जो भूख न लगना, बिल्कुल अपने आप को भूखा रखते हैं, ठीक है। और कुछ खाते पीते नहीं है, उस सेंट्स को जो कि डिवाइंस होती हैं, ठीक है, उसको जाहिर कर देती है। तो इन लोगों का भी यही कंसेप्ट था। फिर हमारे साथ आता है 19 सेंचुरी। 19 सेंचुरी में क्या होता था कि अच्छा स्टूडेंट्स, ये सही से दिखाई नहीं दे रहा था तो आप लोग यहाँ से देख ले, लिखा गया है कि क्या होता है कि 19 सेंचुरी में हमारे साथ क्या हो गया। 19 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इमिसिएशन की यानी कमज़ोरी के बहुत ज़्यादा केसेस आ गए औरतों की, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिवली रिफ्यूज़ कर देती है कि मैंने कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है, डिस्पाइट फैंग्स ऑफ हंगर, ठीक है। और वो लोग क्या होते थे, भूखे रहते थे, ठीक है। इन लोगों ने इसको ये कंसेप्ट दिया कि 19 सेंचुरी में औरतों को ये कंसेप्ट किया कि ये वो औरतें हैं जो कि अटेंशन लेना चाहती है, ठीक है। ये औरतें चाहती है कि मतलब मुझे अटेंशन मिले, तो इस वजह से ये रिफ्यूज़ कर देती है, ठीक है। मतलब ये औरतों की क्या है, एक अपनी तरफ से एक अटेंशन लेने के लिए एक तजुर्बा सा किया है, या अपनी तरफ से एक क्या जाहिर करता है कि कोई मुझे अटेंशन दे, तो इस वजह से ये लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। या जो है ना, या ये क्या है, ये नोटोरिटी है। नोटोरिटी का मतलब ये है कि ये बदकार है, ठीक है। इस वजह से इसकी बदकारी की वजह से इसको भूख नहीं लगती, या ये जो है ना ये सब जाहिर करता है, ठीक है। मतलब एक किस्म सी गलत सा कंसेप्ट दिया इस दौरान, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ क्या आते हैं, कनेक्टिंग ट्रीटमेंट टू इटियोलॉजी, ठीक है। अब अगर कोई इटियोलॉजी हमारे साथ आ जाए तो उसके साथ हम ट्रीटमेंट को किस तरह से कनेक्ट करेंगे। लिखा गया है कि एटीट्यूड अबाउट अ डिसऑर्डर इन्फ्लुएंस हाउ वी अटेम्प्ट टू ट्रीट इट, ठीक है। जिस डिजीज़ का जो एटीट्यूड होता है, ठीक है, तो उसके बेस पे हम क्या कर देते हैं, उसके बेस पे हम ट्राई करते हैं कि उसको किस तरीके से हम उसको ट्रीट करें। कंसिडर हाउ यू वुड ट्रीट अ मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू, अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर इन फॉलोइंग जो स्टेप दिए हैं, ठीक है, इन फॉलोइंग की वजह से है, तो उसको हम किस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, उस मेंटल डिसऑर्डर को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। जिससे कि लिखा गया है कि अगर वीकनेस की वजह से है, अगर सैनफुलनेस की वजह से है, सैनफुलनेस मीनिंग के गुनापरस्ती की वजह से है, ठीक है। या अगर हमारे साथ हेरिडिटी की वजह से, यानी जो जीन्स है उसकी वजह से है, या अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से है या सोशल एनवायरनमेंट की वजह से है, तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो पहले हम इसकी एटियोलॉजी को मालूम करेंगे, फिर उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। अब हम हिस्ट्री की तरफ आते हैं। मेन हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। लिखा गया है कि हिस्टोरिकल व्यू ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, अगर कोई बंदा हमारे साथ एबनॉर्मल बिहेवियर, चाहे वो बैड हो या गुड करेक्टर हो, ठीक है, तो उस एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से हम क्या कर देते हैं, उसको किस तरीके से
मतलब वो जो एबनॉर्मल बिहेवियर हमारे साथ शो करता है तो हिस्ट्री ने उसको किस तरीके से ट्रीट किया है या हिस्ट्री ने किस तरह से उसको डायग्नोस किया है। ठीक है, तो लिखा गया है कि पहले हम ज़माने में जो ओल्ड एजेस थे, ठीक है, या जो ओल्ड एरा थी या जो हमारे साथ स्टोन एजेस थे, तो उस दौरान क्या होता था, डिमोनोलॉजी होती थी, ठीक है, गॉड्स होती थी और मैजिक्स होती थी। डिमोनोलॉजी मतलब शैतान से लिया गया है, ठीक है, यानी जो डेमन्स होते हैं। तो द स्टडी ऑफ डेमन इज का डेमोनोलॉजी, या गॉड्स जो इलाही की तरफ चले जाते हैं, जिसका गुड करेक्टर होते हैं, जो डिवाइंस होते हैं। ठीक है, और जो मैजिक था तो वो सहर जादू या जिन वगैरह की तरफ की बात होती थी। ठीक है, तो लिखा गया है कि हमारे साथ क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर ओपन एट्रीब्यूट टू पोजीशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पोजीशन की वजह से इसकी जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो शो होता है। जैसे कि अगर कोई गुड करेक्टर शो करता है या बैड करेक्टर शो करता है तो उसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये इंसान जो है ना, ये कौन सी तरफ चला गया है। ठीक है, इन लोगों का यही कंसेप्ट था। तो ये जो और ये पोजीशन जो है ना, ये रिलीजियसली ये लोग मानते थे। ठीक है, तो अगर कोई बंदा डिमोनोलॉजी की तरफ चला गया है, यानी जो डिमाइंस जो डेमन्स हो गए हैं, ठीक है, यानी जो शैतान की रूह को उसने इख्तियार किया है, या जो बदकार है, ठीक है, या बदरूह है, तो उसकी अब ये लोग ट्रीटमेंट किस तरह से कर देते थे। क्योंकि जो गुड रूह थे या जो अच्छे रूह थे या खूब रूह थे, तो उसकी ट्रीटमेंट तो ये लोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे मानते थे उन लोगों को। ठीक है, जो डिप्रेशन की स्टेज में चले गए होते थे और बिल्कुल खामोश रहते थे, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि ये डिप्रेशन की स्टेज में थे। ये लोग मानते थे कि ये क्या है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इस वजह से ये खामोशी इख्तियार किए हैं और ये अल्लाह से बातें करते हैं, ये इलाही की तरफ बहुत नज़दीक हो गए हैं। ठीक है, और जो पागल हो जाते थे, जो दूसरों को मारते थे, जो खुद को भी मारते थे, जो मतलब बुरे बातें करते थे, ठीक है, तो उन लोगों को कहते थे कि ये बैड करेक्टर वाले हैं। ठीक है, और ये डेमन्स हैं। अब इन लोगों को, जो डेमन्स थे, उनको किस तरह से ट्रीट करते थे, तो इन डेमन्स को ट्रिफनिंग की तरह, ट्रिपनिंग आप लोग जानते होंगे, जब कोई इस दौरान जब कोई पागल हो जाता था तो उसको क्या कर देते, उसकी जो खोपड़ी है उसमें एक सुराख कर देते थे। ठीक है, और वो सुराख ड्रिल के ज़रिए से कर देते थे, और जब उसकी खोपड़ी में सुराख कर देते थे थ्रू ड्रिल, तो ये लोग समझते थे कि जितनी भी अब इसके हेड में जितनी भी ईविल स्पिरिट है, यानी जो बदकारी है, ठीक है, वो अब निकल जाएगी, जो शैतान है वो निकल जाएगा और ये बिल्कुल ठीक रह जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसकी ट्रीटमेंट जो है ना, वो एग्जॉर्सिज्म के ज़रिए से कर देते थे। एग्जॉर्सिज्म मतलब कि दम जादू वगैरह के ज़रिए से कर देते थे। ठीक है, यानी जो शैतान है उसके निकालने की, या जो जिन है उसके निकालने की कोशिश करते थे, उसकी अमल करते थे, तो इस वजह से ये जो है ना अब ठीक हो जाएगा। इन लोगों का यही कंसेप्ट था। तो ये दोनों ट्रीटमेंट थे। फिर हमारे साथ आ गया एयरली मेडिकल कंसेप्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं, हिपोक्रेट्स कहते हैं। ठीक है, हिपोक्रेट्स का जो कंसेप्ट था, हिपोक्रेट्स है, उसको हम फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी मानते हैं। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन था वो क्या था, वो नेचुरल था, सुपर नेचुरल नहीं था। जबकि जो ओल्ड या स्टोन एजेस थे तो उसका क्या था, सुपर नेचुरल था। लेकिन इसका जो मेंटल डिसऑर्डर का ओरिजिन था वो नेचुरल था। ठीक है, इसने मेन बात ये बताई थी कि जो जितनी भी मेंटल डिसऑर्डर्स है, ठीक है, उसकी जो काजेस है वो क्या होती है, उसकी मेन एटियोलॉजी जो है ना वो एनाटॉमिकल होती है, या फिजियोलॉजिकल होती है, या साइकोलॉजिकल होती है। ठीक है, अब किस तरह से एनाटॉमिकल या साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, इसने बताया था कि अगर किसी इंसान के फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली या एनाटॉमी थोड़ी से भी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, तो उस दौरान उसको मेंटली डिसऑर्डर हो जाती है। इसने ये बताया था, और इसने ये भी बताया था कि पीपल बिलीव दैट दिस डिजीज इज sacred is sacred simply because they don't know what cause it। ठीक है, और इसने ये भी बताया था कि ये जो डिज़ीज़ है ये हमारे साथ क्या है, वो गुड करेक्टर और बैड करेक्टर की बातें होती थी, क्योंकि इन लोगों को सही से पता नहीं था कि इसकी मेन काज क्या है। बट सम डे आई बिलीव दे विल, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इन लोगों को इसकी कास्ट की वजह जो है ना वो ये लोग जानेंगे। ठीक है, एंड द मोमेंट दे फिगर आउट वाई पीपल हैव एपिलेप्सी, और ये लोग फिगर आउट करेंगे कि क्यों इन लोगों को एपिलेप्सी, यानी जो डिवाइंस थे उसको एक्चुअली इसको क्या होती थी, डिप्रेशन और एपिलेप्सी होती थी, लेकिन ये लोग डिवाइंस मानते थे। ठीक है, तो ये लोग जानेंगे कि इस दौरान इस बंदे को क्या हो गया है, एपिलेप्सी हो गया है। ये जो है ना कि कोई भी जो क्या है
है, डिवाइन्स वगैरह है वो नहीं है, तो ये डिवाइन्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे फिर, ठीक है। फिर बताया गया है कि मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू नेचुरल केसेस काजेस, और इसने ये भी बताया कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर है ये नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होती हैं। जैसे कि अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन हमारे साथ क्या है, ये सेंट्रल ऑर्गन है किस चीज़ की, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ की, ठीक है। और मेंटल डिसऑर्डर जो है, जब ब्रेन में कोई भी पैथोलॉजी, कोई भी डिजीज़ आ जाती है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। Pointed out that head injuries could lead to sensory and motor disorder, और इसने ये भी पॉइंट आउट किया कि जब हेड में कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, हेड ट्रॉमा हो जाती है, तो उस दौरान क्या होती है, जो सेंसरी या मोटर डिसऑर्डर है वो हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है, हेड इंजरी, हेड ट्रॉमा की वजह से। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड प्रीडिस्पोजिशन, और इसने जोर दिया था किस चीज़ पे, कि हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस देना या प्री डिस्पोजिशन को इम्पोर्टेंट देना, इसने इस चीज़ पे एक्चुअली गौर किया था या जोर दिया था। अच्छा, फिर बताया गया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ 4 ह्यूमर्स, इसने ये भी बताया था कि इंसान के बॉडी में 4 ह्यूमर्स होते हैं, ठीक है। अब उस 4 ह्यूमर्स में एक हमारे साथ क्या है, ब्लड है। जब इंसान के बॉडी में ब्लड ज़्यादा हो जाती है तो उस दौरान इसने बताया था, हिपोक्रेट ने बताया था कि इस दौरान इसको मेंटल डिसऑर्डर हो जाती है, और उस मेंटल डिसऑर्डर को हम मेनिया कहते हैं, ठीक है। उसने क्या नाम दिया, मेनिया नाम दिया। मेनिया एक्चुअली क्या होती है, मेनिया एक ऐसी डिसऑर्डर होती है जिसमें इंसान की जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है स्लीप, ठीक है। वो एक्साइटेड रहता है हमेशा, वो रिस्की बिहेवियर जो है ना उसमें एंगेज रहता है, ठीक है। उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, और वो जो है ना वो एक्साइटमेंट के साथ साथ वो सेक्स ड्राइव का भी बहुत, मतलब उसका जो सेक्स ड्राइव है वो भी बहुत हाइयर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी डिसऑर्डर है, और इसमें इंसान, इसने बताया था यहाँ पे भी कि इस दौरान इंसान जो है ना वो क्या हो जाता है, वो जनरली ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, यानी पुरुउम्मीद हो जाता है, ठीक है, चीरफुल, खुश मिजाज हो जाता है, इवन टेम्पर्ड, यानी वो यकसा मिजाज हो जाता है, ठीक है। और वो डे ड्रीम में हो जाता है, क्योंकि उसको नाइट, एक तो इसका जो क्या है, नींद है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, बहुत कम हो जाता है। और दूसरा ये कि ये डे ड्रीमिंग हो जाता है, और उस वजह से, इस डे ड्रीमिंग की वजह से जो काम इसको पूरा करना चाहिए वो ये कंप्लीट नहीं करता, और ये आधा छोड़ देता है, ठीक है। तो इस दौरान इन लोगों ने इसका ट्रीटमेंट क्या बताया, तो हिपोक्रेट का कंसेप्ट ये था कि जब उसका ब्लड जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है एक बंदे का, तो उसमें ये जो मेनिया है वो अकर हो जाती है, ठीक है। तो अब इसका ट्रीटमेंट इन लोगों ने क्या बताया, तो इन लोगों का कंसेप्ट था कि हम इस बंदे को जिसमें ब्लड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ब्लड जो ह्यूमर पास्ट है वो अगर ज़्यादा हो जाता है, तो उस दौरान इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, इसकी बॉडी से हम ब्लड निकालेंगे, ठीक है। ब्लड, इसने बताया कि ब्लड लेटिंग करेंगे, ब्लड लेटिंग यानी रगों से खून निकाल देते, ठीक है, इसका इस तरीके से ट्रीटमेंट कर देते थे। फिर हमारे साथ दूसरा आता है प्लम जो है ना, इसका जो बंदा होता है, जब किसी में प्लम की ज़्यादती हो जाती है, ठीक है, एक बंदा है जिसमें जो ह्यूमर प्लम है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उस दौरान वो बंदा किस तरह से रहता है, उसमें कौन सी मेंटल डिसऑर्डर आती है, ठीक है। तो बताया गया है कि एक तो ये कि वो कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब कि वो मुस्तकिल रहता है, ठीक है, एंड रिलैक्स्ड, आरामदेह होता है, एंड ऑब्जर्वेंट मतलब कि वो मुशाहिदा करने वाला होता है, ठीक है, मुशाहिदा करने वाला, या वो हाँ, मुशाहिदा करने वाला होता है, ठीक है। बट कैन बी एस्थेटिक एंड स्लगिश, लेकिन वो क्या होता है, बेहिस और सुस्त होता है। तो अब उसकी सुस्ती का इलाज क्या होगा, तो इन लोगों का कंसेप्ट ये था कि अगर हम इस बंदे को बहुत ज़्यादा फ्लूइड देंगे और उस फ्लूइड के ज़रिए से इसका जो प्लम है उसको निकालेंगे, ठीक है, तो इसका जो ये सुस्ती और बेहिसी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा इन लोगों का कंसेप्ट ये था मेंटल डिसऑर्डर की, कि ये जो येलो वाइल और जो ब्लैक वाइल है वो ज़्यादा बॉडी में हो जाती है, और उस वजह से इंसान जो है ना वो उसमें बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर आ जाती है, ठीक है। ये बंदा जिसमें येलो वाइल ज़्यादा हो जाती है, तो ये एक लीडर होता है, ठीक है, बट कैन बी कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलेबल भी होता है, हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाइल वाला होता है, तो ये काइंड भी होता है, ठीक है, रहमदिल भी होता है, कंसिडर्ड भी होता है, कंसिडर्ड मतलब कि ख्याल रखने वाला भी होता है, और ये क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव होता है, ठीक है, हर चीज़ को अच्छी तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करता है, बट आल्सो कैन बी ऑब्सेस्ड विद ट्रेजेडी एंड क्रिविटी,
ठीक है। लेकिन ये इसमें क्या होता है, ये हमारे साथ क्या होता है, ये क्रिविटी और जो ट्रेजेडी है उसकी तरफ ऑब्सेस्ड, यानी जुल्म की तरफ, और जो ट्रेजेडी है उसकी तरफ ऑब्सेस्ड, यानी ये डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, बहुत डिप्रेशन में होता है। तो अब इन दोनों बाइल की, यानी ब्लैक बाइल और जो येलो बाइल है, इसकी ट्रीटमेंट इन लोगों ने क्या बताया था कि जब भी किसी इंसान में ब्लैक बाइल या येलो बाइल ज़्यादा हो जाता है तो उस दौरान इसकी ट्रीटमेंट हम किस चीज़ के ज़रिए से कर देते हैं। अगर आप लोग अपने बड़ों से पूछ ले तो ये लोग क्या कर देते हैं, कोई जड़ी बूटी जो कड़वे किस्म की जड़ी बूटी जिसको हम जाड़ कहते हैं, आप लोग भी जानते होंगे शायद। ठीक है, तो वो जाड़ इन लोगों को देते थे और जाड़ की वजह से सीवियर डायरिया हो जाती थी। ठीक है, और जब सीवियर डायरिया हो जाती थी तो उसकी वजह से उसकी जो येलो बाइल और जो ब्लैक बाइल है वो ख़त्म हो जाती थी। इन लोगों का कंसेप्ट ये था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये सारे जो पुराने कंसेप्ट हैं ऐसा होता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बताया था कि तो अब जो येलो बाइल है और जो ब्लैक बाइल है, तो ईयर में एक बार जो है ना हर एक इंसान जो है ना वो क्या करता था, जाड़ को खाता था। ठीक है, और जब जाड़ को खाता था तो उससे सीवियर डायरिया शुरू हो जाती है, और उस डायरिया की वजह से उसकी जो येलो बाइल और जो ब्लैक बाइल है वो ख़त्म हो जाती थी, और इसमें जो गुस्सा वगैरह है वो ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, वो इंसान पर थोड़ा कंट्रोलेबल हो जाता था। ठीक है, और उसकी डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाती थी। ये इन लोगों का यही कंसेप्ट था अबाउट मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब हमारे साथ आते हैं हिपोक्रेट एयरली मेडिकल कंसेप्ट में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन। तो इसकी क्लासिफिकेशन जो डिजीज़ की क्लासिफिकेशंस थी तो वो 3 कैटेगरीज में हुई थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स बताया गया था कि एक हमारे साथ मेनिया होती है, एक मेलेनकोलिया होती है और एक प्रेनाइटिस होती है। मेनिया जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंसान बहुत एक्साइटमेंट रहता है। ठीक है, मेलेनकोलिया इसमें इंसान मायूस होता है, और जो प्रेनाइटिस है इसमें क्या होती है, ब्रेन फीवर, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन और इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस होती है। इस जो जब भी हमारे साथ मेनिया मेलेनकोलिया या प्रेनाइटिस का पेशेंट आता था तो इसकी क्या करेंगे, हिपोक्रेट्स ने बताया था कि इसकी हम डेली ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, डेली क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे और इसके साथ साथ इसकी जो रिकॉर्ड है उसको भी रखेंगे। इसकी ट्रीटमेंट क्या थी, तो इसकी ट्रीटमेंट बताया गया था कि ऐसा ट्रीटमेंट देंगे जो कि क्या हो, जो कि डो नॉट हार्म हो। ठीक है, बिल्कुल भी इन लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसकी ट्रीटमेंट में फिर हमारे साथ आता था ह्यूमन जो है ना, ये हम किस चीज़ को कहते हैं, ह्यूमन मतलब ये कि डेली वॉकिंग करना, डेली एक्सरसाइज करना। ठीक है, तो और इसको स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे, और जब इसको डायग्नोस करेंगे तो इसकी वजह से फिर उस तरीके से पर इसको हम क्या करेंगे, उस डायग्नोसिस के बेस पे इसको हम ट्रीट करेंगे। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, और पेशेंट को हम क्या बताएंगे कि मतलब इसकी जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और फिर उसके एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस भी बताएंगे। मिसकंसेप्ट क्या थी, मिसकंसेप्ट यही थी कि जो हिस्टेरिया है उसकी वजह से ये मतलब ये जो मेनिया या मिलिकोनिया या जो प्रेनाइटिस है वो हो जाती है। ठीक है, और ये फॉर ह्यूमर्स की वजह से भी हो सकती है। ये मिसकंसेप्ट थी हमारे साथ। ठीक है, हिपोक्रेट्स ने बताया कि पहले लोगों की मिसकंसेप्ट यही थी। एक्चुअली इसकी जो ट्रीटमेंट है वो इस वजह से इस तरीके से हम कर सकते हैं, और ये हमारे साथ ब्रेन की डिसऑर्डर्स होती है। एयरली फिलोसफिकल कंसेप्ट्स। अब एयरली फिलोसफिकल कंसेप्ट में हमारे साथ क्या आते हैं, तो एक था प्लेटो आप लोग जानते भी होंगे। प्लेटो हमारे साथ कौन था, जो अफलातून है। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे अफलातून को। तो प्लेटो ने बताया था कि असल में क्या होता है, प्लेटो ने असल में बताया कि हमारे साथ जो ब्रेन है वो 3 काम करते हैं। एक है परसेप्शन करना, एक है थिंकिंग करना, और एक है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर को मेंटेन रखना। अगर इन तीनों में थोड़ी भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो उस दौरान हम कहेंगे कि हमारे साथ क्या हो गई है, ब्रेन में कोई एक्टिविटी जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई है और बंदा मेंटली इल है। ठीक है, डिमिनिश क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटली इल। इसने ये भी बताया कि जब कोई बंदा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको आप लोगों ने क्रिमिनली उसको मतलब क्रिमिनल तरीके से उसको डील नहीं करना है, बल्कि उसको इंसानी तरीके से उसको क्या करना है, डील करना है और उसकी इलाज करना है। एम्फसाइज रोल ऑफ सोशो कल्चर
फैक्टर्स, जो सोशो कल्चर फैक्टर्स है उसको मालूम करना है, और उसको मालूम करके जितना भी उसकी इफ़ेक्ट है उसको क्या करना है, उसको थोड़ा कम कर देना है, ताकि उसकी जो सोसाइटी है, जो कल्चर है वो अच्छा हो जाए और उस पर कोई इफ़ेक्ट ना हो। सम सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस ऑन एटियोलॉजी, और कुछ सुपर नेचुरल जो इन्फ्लुएंसेस है उस भी वो भी इसकी काज हो सकती है, ठीक है, यानी मेंटल डिसऑर्डर की काज हो सकती है। अब एरिस्टोटल ने क्या बताया था, तो एरिस्टोटल जो है ना ये हमारे साथ थोड़ा थोड़ा रिलेट कर देता था हिपोक्रेट्स के साथ, और दूसरा जो सिगमंड फ्रॉइड की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है उसके साथ थोड़ा क्या कर देता, मिलता जुलता था, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे साथ आ गया एलेक्जेंडर एंड एगिप्ट। एलेक्जेंडर यानी जो सिकंदर आज़म, और जो मिस्र था, तो उसने क्या बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रीक कल्चर, मतलब यूनानी सकाफत जो है ना वो सेंटर है, ठीक है। किस तरह से थेरापीज यूज्ड फॉर मेंटल पेशेंट। अब ये फॉलोइंग ऐसे थेरापीज है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एक मेंटल पेशेंट के लिए, ठीक है। और ये किसने बताया था, एलेक्जेंडर एंड एगिप्ट ने, ठीक है। तो इसने बताया था कि अगर हम पेशेंट का एनवायरनमेंट जो है ना, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको प्लेजेंट कर लें, उसको ऐसे एक्टिविटीज़ में शामिल कर दें जैसे कि डांसेस, पार्टीज़, वॉकिंग वगैरह हो गए, ठीक है, या कंसर्ट्स हो गए, अगर इसमें शामिल कर दे तो इस दौरान भी इसकी जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ा स्टेबल हो सकता है, ठीक है। इसकी डाइटिंग का ख्याल रखना, मसाज करना, हाइड्रोथेरापी यानी स्विमिंग वगैरह करना, ठीक है, एंड जिम्नास्टिक में एक्टिविटीज़ में शामिल होना, एजुकेशन हासिल करना, या इसके साथ साथ जो ब्लीडिंग या जो पर्जिंग हो गया, सफाई करना, ठीक है, एंड मैकेनिकल रिस्ट्रेनिंग वगैरह हो गए, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी थेरापीज है जिसके ज़रिए से हम मेंटल पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर बाद में आया लेटर ग्रीक एंड रोमन जो क्लासिकल एरा है, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।